नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो का पॉडकास्ट एडिशन और आप समाजवादी पार्टी में भी राष्ट्रीय सचिव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब राजनीति में प्रेरित हुआ, एक सवाल बनता है कि जब 2002 से 2007 तक आप विधायक रहे, घर तक उनकी पार्टी पहुंचाने का नेताजी की देन है कि पार्टी जवान की पहुंचती सही थी, पार्टी पहुंचती। सवालों पर जरूर आप थोड़े बचते नजर आए। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो का पॉडकास्ट एडिशन और आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और बहुजन समाज पार्टी से 2002 से 2007 तक के कार्यकाल के पूर्व विधायक, जिन्होंने 2009 में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा है और इस समय वो निघासन 138 विधानसभा के प्रबल दावेदारों में से एक हैं, जो समाजवादी पार्टी से 2022 में भी चुनाव लड़े थे और एक बार फिर से 2027 की तैयारी में है। निघासन विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशियों में से एक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर द रियल टॉक शो के पॉडकास्ट एडिशन में। सर नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। सर, पॉडकास्ट की विधा में हम आपका स्वागत करते हैं और हमारा पहला सवाल आपसे यही है कि आपके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है और आप बहुजन समाज पार्टी में भी महासचिव के पद पर रहे और आप समाजवादी पार्टी में भी राष्ट्रीय सचिव हैं। आपने 90s के दौर से और 2025 तक की राजनीति देखी है। जिस वक्त सर आप राजनीति में आए, उस वक्त आप कहाँ से प्रेरित हुए और राजनीति में ही आने का क्यों चुनाव किया सर आपने? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब राजनीति में प्रेरित हुआ, उस समय माननीय काशीराम साहब एक मिशन चलाते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जी। मैं लखनऊ राजापुरम में निवास करता था जी। और वहां पर बीएसपी के लोग एक बामसेफ चलता, सरकारी कर्मचारियों का संगठन उनका चलता था, बामसेफ जी। वो लोग आते थे और अक्सर चंदा ले जाते थे जी। पार्टी चलाने के लिए। 50-50 रुपए के कूपन चलते थे उस समय। जी। धीरे धीरे करके उनके संपर्क में आया और मुझे उनका मिशन अच्छा लगा और सबसे मैं पहला चुनाव 1989 में लड़ा सभासद का राजापुरम से। फिर 89 में ही बीएसपी से विधानसभा चुनाव लड़ा शहर से ही। इसके बाद विधिवत बहुजन समाज पार्टी के साथ काम करने लगा और हमारी नेता ने, तत्कालीन नेता ने हमको, मैं लड़ना तो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में चाहता था जी। तो वहां एक जगह थी पूर्वा विधानसभा। मैं वहां से तैयारी भी किया पहले जी। लेकिन नेता का आदेश हुआ कि आपको निघासन लड़ना है। मैं चूंकि उस समय बहुजन समाज पार्टी का पहले लखनऊ का जिलाध्यक्ष रहा और जिस समय हमारी नेता ने, तत्कालीन नेता ने कहा था, उस समय लखनऊ मंडल का प्रभारी था, यानी 6 जिले लखनऊ मंडल के मैं देखता था जी। जिसमें लखीमपुर भी था जी। तो यहाँ संगठन काम में देखता था। मुझे निघासन भेज दिया गया लगभग 1.25 साल पहले, चुनाव के 1.25 साल पहले। जी। जी। मैं आया तो मेरे पास तो कोई आवाज तो था नहीं जी। तो मैं गांव गांव घूमता था और सर्व समाज में जाता था। जी। बीएसपी का नारा जरूर था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जी। लेकिन बीएसपी उस समय भी सर्व समाज को लेकर चलती थी। जी। जी। लेकिन बीएसपी चाहत तो थी कि जिनको दबे कुचले उपेक्षित लोग हैं, जिनको मान सम्मान शासन सत्ता में भागीदारी नहीं मिली है जी। उनको भागीदारी मिले। जी।
उस समय काशीराम साहब कहा करते थे कि सब लोग समान हो जाए जी वो कहते थे हम ये नहीं कहते कि ऊपर वाले नीचे आ जाए जी वो कहते थे कि जो ऊपर वाले हैं और नीचे वाले हैं वो ऐसे हो जाए यानी सभी लोग बराबर आ जाएं, एक समान रेखा खींचे। हाँ ये उनकी चाहत थी। एक भाषण करते थे वो जी। एक पेन लेकर के भाषण करते थे, खड़ा पेन दिखाते थे, फिर ऐसे उसको पलट देते थे, कहते थे कि हम चाहते सब लोग बराबर हो जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उनसे मैं बहुत प्रेरित हुआ जी और प्रेरित होकर के पार्टी में काम करने लगा। जी विभिन्न पदों में काम करते करते मुझे निगासन भेजा गया, तो मैं यहाँ गांव गांव घूमता था, लोगों से मिलता था। उस समय यहाँ संपर्क मार्ग गांव तक जाने के लिए पक्के रास्ते नहीं हुआ करते थे। जी शायद 5% 10% गांव में पक्के रास्ते बने हो, नहीं तो पक्के रास्ते नहीं थे। और अधिकतर गांव में 90% गांव में विद्यालय की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। जी निगासन क्षेत्र में जी 90% गांव में विद्यालय नहीं थे। जी जी बच्चे दूर दराज स्कूल थे तो पढ़ने के लिए जाते ही नहीं थे। इंटर कॉलेज संख्या बहुत कम थी। डिग्री का तो नगर था, एक भी डिग्री का इधर नहीं दिखता था। जी यानी इस क्षेत्र को दिगासन से लेकर धौरार तक पूरा गांजल क्षेत्र कहते थे लोग, बिल्कुल। जहां शिक्षा की सबसे कमी थी और स्कूल न होने के कारण बच्चे पढ़ते नहीं थे। जी तो मैं जब उस समय मुझे बहुत ज्यादा भाषण देना तो नहीं आता था, तो मैं यही कहता कि जनता से यही अपील करता था कि आप लोग मुझे जिता दोगे तो मैं गांव तक पहला काम होगा संपर्क मार्ग बनाऊंगा जी हर गांव में विद्यालय खोलने का काम करूंगा। ये हमारी प्राथमिकता होगी ताकि बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े जी। और इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज भी खुलवाने का काम करूंगा जी। और जहां काम करते करते जिस गांव में मुझे रात हो जाती थी जी उसी गांव में किसी के यहाँ सो जाता था और वहीं पर खाना खाता था उन्हीं का। जी ऐसे करके एक साल में हमने पूरी विधानसभा में काम किया। 2002 में चुनाव हुआ। भाजपा के तत्कालीन बड़े नेता थे उस समय जो यहाँ से विधायक हुआ करते थे, सरकार में मिनिस्टर थे, उनको हराने का काम उस समय किया था। जी यहाँ की पूरी जनता के सहयोग से, सौ समाज के सहयोग से। मुझे याद है कि हमारे साथ ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, अगड़े भी थे, पिछड़े भी थे, दलित भी थे। सारे लोगों ने मुझे सहयोग करके जिताने का काम किया था और मैंने 5 साल पूरी कोशिश करके जो मैंने वादे किए थे उन वादों को पूरा करने का काम किया। एक एक गांव को डॉक्टर अम्बेडकर योजना चला करती थी उस समय जी। उसके तहत हमने अम्बेडकर गांव चयनित किया। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब अम्बेडकर गांव चयन होता था वहां संपर्क मार्ग बन जाता था जी। बिजली पानी रोड खरंजा हो जाता था, गांव में डेवलपमेंट होता था, आवास जो गरीब थे उनके आवास आ जाते थे, बहुत सारा काम हो जाता था, संतर्क हो जाता था, लोगों का भला होता था। हम काम की तरफ भी आएंगे नेताजी। एक सवाल बनता है कि जब 2002 से 2007 तक आप विधायक रहे, उसके बाद 2010 में वही बहुजन समाज पार्टी आपको MLC बनाती है, क्योंकि उस वक्त आप लोगों की विधायकों की संख्या अच्छी खासी तादाद में रहती थी, आप पक्ष में हो विपक्ष में हो। आपकी विधायकी के दौरान एक दुर्भाग्य यह रहा कि जब आप निघासन विधानसभा से विधायक हुए, सरकार समाजवादी पार्टी की बनी 2002 से 2007 के बीच में। उसके बाद नहीं, 2002 में सरकार BSP की बनी थी। मैं विधायक तो बना था लेकिन मिनिस्टर नहीं बन पाया था। 2002 में हमारी 15 महीने BSP की सरकार चली थी। जब विधायक हुआ था तो 15 महीने BSP की सरकार चली थी। 15 महीने के बाद उसके बाद नेताजी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, वो मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 10 से 16 का कार्यकाल आपका एक MLC के तौर पर रहा, लेकिन अक्टूबर 2021 में आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं, जिस वक्त
पूरे प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर एक माहौल ऐसा बना कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय राजनीति में केंद्रीय नेतृत्व में उदय हुआ। 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भगदड़ सी थी, हर पार्टी से नेता टूटकर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे। आपके सजातीय नेता भी वहाँ पर काफ़ी कद्दावर रूप में विराजमान थे पहले से। कुछ बात नहीं बनी जो आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए और आप समाजवादी पार्टी में आ गए। इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा, विचारधारा या प्लेसमेंट का इशू आ रहा था? देखिए, मैं जब से राजनीति में आया हूँ जी, मेरी विचारधारा हमेशा दलितों, मजलूमों, गरीबों में अकलियत समाज के लोगों को मदद करने की रही है। जी जी। और हमको बीएसपी में मौका मिला था लोगों की मदद करने का, उनके साथ काम किया था। जी तो विचारधारा तो हमारी 15-50 की रही पहले। जी। जब हमने बीएसपी छोड़ी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से मेरी बात किसी ने वार्ता कराई थी टेलीफोन पे। जी। और उनके परिवार में और सीनियर लोग थे, उनसे संपर्क हुआ था। सब लोगों ने कहा था कि हम लोग इकट्ठा होकर के, तब भी पीढ़ी की बात की थी उन्होंने, जी। सब लोग इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ी जाए तभी इनसे मुकाबला किया जा सकता है। जी। तो चूंकि हमारी पहले से मानसिकता बनी हुई थी जी। पीडीए समाज के साथ काम करने की, इसलिए हमने कोई दूसरी तरफ न देख करके जी। हमने समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ज्वाइन करने का काम किया था। जी। उसके पहले मैं लोकसभा 9 में लड़ा था सोनिया जी के खिलाफ जी। रायबरेली से, और 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था। जी। वो भी एक कारण था नजदीक आने का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। जी। जब सपा बसपा गठबंधन था जी। तो बहन मायावती जी और माननीय अखिलेश यादव जी, जी। दोनों ही नेता, राष्ट्रीय नेता, हमारे चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में एक ही मंच पे थे। और तब उनके भाषणों से, उनकी बातों से हम प्रेरित होकर के भी एक लगाव जरूर उनके प्रति हमारा हुआ था। जी। और धीरे धीरे जब बातें हुई उनसे तो नजदीकियां बढ़ी, मैं उनसे मिलने गया। जी। मुझे कोरोना हो गया था। जी। कोरोना के दरमियान भी हमारी तत्कालीन नेता ने मेरा एक बार भी हालचाल नहीं पूछा था, जो सच्चाई है। जी। लेकिन धन्य है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी, जी। उन्हें जैसे पता लगा वैसे उन्होंने टेलीफोन पे बात की। जी। और जो भी मदद हो सकती थी वहाँ टेलीफोन करके, मैं सहारा हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, जी। तो जो भी मदद हो सकती थी वहाँ कराने का काम किया था, मदद करने का काम किया था। और उन्हें कहा था कि जब ठीक हो जाना तो कुशवाहा जी मुझसे जरूर मिलना। जी। जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ठीक हो गया तो उनसे मिलने पहुंच गया। उन्होंने कहा हम चाहते हैं आप पार्टी ज्वाइन कर लो। जी। मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो 2019 का गठबंधन और वहाँ से आपके ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की व्यक्तित्व का प्रभाव, और जब आप बीमार हुए तो उस दौरान अखिलेश यादव जी का आपके प्रति जो लगाव दिखा, जो एक आत्मीयता दिखी, उस प्रभाव से आप 2021 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं। जी। एक सवाल बनता है कि क्या दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, या सामाजिक न्याय की लड़ाई कहें या बराबरी का हक दिलाने की लड़ाई कहें, इसमें क्या अखिलेश यादव जी आपको बेटर दिखते हैं एज कम्पेयर टू बहन मायावती जी? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं। मैं जब ज्वाइन किया था तब मैं बीएसपी का राष्ट्रीय महासचिव था। जी। जब मैं गठबंधन में लोकसभा लड़ा था उस समय मैं बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष रहा। लंबे अरसे तक मैं बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा। जी। लोकसभा चुनाव 19 में मैं प्रदेश अध्यक्ष था, अध्यक्ष रहते हुए गठबंधन में चुनाव लड़ा था। जी। और वो चुनाव बहुत अच्छा था हमारा, लेकिन
चूंकि वहाँ क्षेत्रीय जो प्रत्याशी था भाजपा का जी, वो भी कुशवाहा था, अच्छा, सजातीय मामला फंस गया। स्वजाति मामला था। फिर भी मैं लोकसभा की 3 सीटें जीता था, जी, 2 हार गया था। स्वजाति सामने ना होता तो मैं वो चुनाव उस समय जीत गया होता। आदि अध्यक्ष जी ने हमें जिस लायक समझा, जी, मैं राष्ट्रीय महासचिव आए जी राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था, जी, और उन्होंने कृपा करके हम पे भरोसा करके निगासन से 2022 का चुनाव भी लड़ाया। जी, हमने पूरी मेहनत से ईमानदारी से चुनाव लड़ा, और जब से मैं समाजवादी पार्टी में जुड़ा हूँ लगातार प्रयास करता रहता हूँ कि हमारा समाज पूरे प्रदेश का, चूंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, जी, पूरे प्रदेश में किसी भी जिले में हमारे संबंध है, हमारी टीम है, जी, तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े। मैं अभी पीछे विधानसभा चुनाव हार गया था, मुझे झांसी और ललितपुर का लोकसभा का प्रभारी बनाया था जी, पार्टी ने, और उन्नाव जिले का प्रभारी भी पार्टी ने बनाया था। आप देख रहे होंगे नेताजी, जिस तरह से आपके ऊपर समाजवादी पार्टी लगातार भरोसा कर रही है। आप चुनाव हारने के बाद भी लोकसभा में प्रभारी बनाए जाते हैं, और 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी की अपनी सीटें भी काफ़ी अच्छी तादाद में आई। आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए कितना आश्वस्त हैं कि 2027 में अखिलेश यादव जी आपको 138 विधानसभा निघासन का प्रत्याशी बनाएंगे? आदरणीय अध्यक्ष जी चाहते थे कि मैं झांसी लोकसभा लड़ूं, जी, उनकी इच्छा थी। हालांकि मेरी प्राथमिकता उन्नाव जनपद की थी। जी, मैंने कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपका जो आदेश होगा उसका पालन करूंगा। जी। मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, नेता का जो आदेश होता है उसका कार्यकर्ता का को पालन करना चाहिए, उसके आदेश का पालन करना चाहिए। जी, किसी कारणवश वो हमको झांसी नहीं लड़ा पाए। अगर मैं झांसी लड़ा होता तो वो भी समझते हैं, वो कई बार उन्होंने कहा भी है जी, कि हमारा एक सांसद कम हो गया। ये सही बात है कि वो सीट कांग्रेस को चली गई लास्ट मोमेंट पे, जी, और वो सीट नहीं जीत भी नहीं पाई, जी, और वहाँ हमारी सामाजिक संख्या बहुत ज़्यादा थी। जी, वो चुनाव जीता जा सकता था, समाजवादी पार्टी वहाँ 100% चुनाव जीत जाती, लेकिन उनकी कृपा हमारे पर पूरी रहती है। और मेरी हमेशा इच्छा भी रहती है कि मैं पूरे प्रदेश में अपने समाज को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ूं, और साथ साथ पूरा पीडीए, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, हमने इनके बीच में काम किया है। जी, इनके बीच में काम किया है, लेकिन कभी भी हमने अपर कास्ट को छोड़ा नहीं है। जी, जैसे मैं निगासन से विधायक रहा, जिले से एमएलसी रहा, जी, तो हमने हमेशा प्रयास किया है कि सब समाज का सम्मान करूं। कोई भेदभाव नहीं हमने कभी किसी के साथ किया है। आज हर समाज के लोग हमारे साथ हैं निगासन में। मैं बैठक करता हूं, सब समाज के लोग यहाँ आते हैं। लेकिन ये सही है कि हम लोग पीडीए की बात करते हैं तो पिछड़ा, दलित, अकलियत समाज के लोग उसी आधार पे हम 37 सीटें जीते हैं पूरे प्रदेश में। हमें पूरा उम्मीद है कि जैसे 37 सीटें जीते हैं, लगभग 260 विधानसभा हम लोकसभा चुनाव में जीते हैं। एक आरोप लगता है नेताजी आपके ऊपर कि जिस तरह से आप 2021 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं, उससे पहले निश्चित तौर पर 2019 से आपके संबंध हो गए थे अखिलेश जी से, लेकिन आप 21 में ज्वाइन करते हैं, 22 में 138 विधानसभा निघासन का चुनाव लड़ते हैं, 27 के भी आप प्रबल दावेदार के रूप में माने जा रहे हैं। कई सांख्यिकीय आंकड़ा रखने वाले राजनीति के जानकार लोग ये बात कहते हैं कि आपका जो सजातीय वोटर्स का आंकड़ा है वो इस बात के लिए बड़ा पॉजिटिव मैसेंजर का काम करता है। एक आरोप ये लगता है कि यहाँ पर पहले से डॉक्टर आर ए उस्मानी भी गर्दिश के दिनों में भी चुनाव लड़े, और स्वर्गीय श्री कृष्ण गोपाल पटेल जी भी यहाँ से विधायक रहे। आपने लोकल के उन लीडर्स को रिप्लेस कर दिया जो लोग यहाँ से पहले से संघर्षरत थे, पहले से समाजवादी पार्टी की नैया को खेने का काम कर रहे थे। क्या वो लोग उतनी ही शिद्दत के साथ जब आप यहाँ पर चुनाव 22 में लड़े, 27 में अगर आप लड़ते हैं तो क्या साथ में है? क्या जिस समाज से वो लोग आते थे, क्या उस समाज के बीच में आपकी उतनी ही अप्रोच है, उतनी ही पॉजिटिविटी दिखती है आपको?
देखिए, उस्मानी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे सहयोगी रहे हैं। वो भी बहुजन समाज पार्टी से विधायक भी रहे हैं जी हमारे साथ थे जी अब वो तैयारी तो कर रहे थे पिछले चुनाव में धौरारा विधानसभा से। जी जी अब पता नहीं क्या नाराजगी थी उनकी, वो निगासन आकर के हमारे सामने बहुजन समाज पार्टी जी जी के लड़ गए। जी लेकिन मित्र हैं, हम लोग आपस में बात होती रहती है। उस समय भी मैं उनके घर भी गया था जी कि भाई हमसे कौन सी दिक्कत है आपको टिकट वहां नहीं मिली थी तो वहां जी। लड़ना चाहिए था। जी जी आप निगासन आ गए, जी स्वागत है। लेकिन उनके समाज ने उनका साथ न दे करके समाजवादी पार्टी का साथ दिया था। जी पूरा का पूरा वोट समाजवादी पार्टी को मिला था, इसलिए हमें कोई शिकायत नहीं है। और जहाँ तक मरहूम पटेल जी की बात है, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जी मैं क्षेत्र में घूमता हूँ तो उनकी लोग तारीफ करते हैं, जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जी जी और ये भी सही है कि जब वो बाई इलेक्शन लड़ रहे थे तो मैंने उनकी मदद भी की थी। जी मैं सुबह एमएलसी था, जी बाई इलेक्शन लड़ रहे थे तो मैंने उनकी मदद भी की थी। जी और जहाँ तक सीट का सवाल है, सबसे पहले तो मैं ही यहाँ से विधायक रहा हूँ, जी तो हक तो मेरा ही बनता है यहाँ पर। जी जी इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होता है कि आपको यहाँ तैयारी करना, यहाँ प्रभारी बना रखा था तो मैं यहाँ तैयारी कर रहा हूँ, यहाँ लड़ा हूँ। इसलिए भी लगाव रहता है कि जिनका वोट लिया है जी हम उनकी सेवा करें, हमारा फर्ज है। हम भले चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन हमको उनकी जनता की सेवा करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। बिल्कुल भले हम सत्ता में नहीं है, जी लेकिन जितना भी बन पड़ता है हम लोगों की मदद करते हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं। जी जी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा क्षेत्र में रहूं, लोगों के बीच में रहूं और सब समाज के बीच में रहूं और सबको खुश रखने का प्रयास करता हूं। जहां तक उनके परिवार की बात है, सब लोग जब समाजवादी पार्टी जी हमारे साथ है जी जी तो सारे लोग हमारे साथ, सारे समाजवादी पार्टी के लोग हमारे साथ हैं। इसमें कोई किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं, मुझे कोई लगता है। गुंजाइश नहीं है, पूरी एकता के साथ सब लोग आपके हाँ, साथ सब लोग साथ हम रहते हैं। पिछले चुनाव में भी सब लोगों ने साथ दिया था, मदद की थी। मुझे किसी से कोई शिकायत कभी नहीं रही। एक सवाल नेताजी थोड़ा लाइटर मोड में पूछेंगे, क्या वाकई ऐसा होता है कि नेता का आदेश ही कार्यकर्ता मानता है, या कार्यकर्ता कभी कभी अपने हक की जिद भी कर जाता है कि नहीं हम लड़ेंगे तो 138 निगासन लड़ेंगे? ऐसा होता है क्या कभी कि सांख्यिकीय आंकड़े हमारे पक्ष में हैं, हमने वहाँ संघर्ष किया है, हमने लोगों को जोड़ा है, तो कभी जिद भी कर लेते हैं क्या? नहीं, जहां तक आप आंकड़े की बात कर रहे हैं तो यहाँ आंकड़े के हिसाब से बैकवर्ड में सबसे ज्यादा मौर्य समाज का वोट है यहाँ पे। जी इसलिए आंकड़े के हिसाब से तो यहाँ पूरे जिले में एक सीट तो मौर्य समाज को, जब वोट लेना हमको पूरे प्रदेश में, तो एक सीट तो मौर्य समाज को जानी चाहिए। जानती है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसको लड़ाते हैं किसको नहीं लड़ाते तो उनका विषय है। जी जी भाई टिकट तय करना, टिकट कहाँ लाना, कहाँ करना है, हमको यहाँ लाना है, हमको कहीं और भेजना है, जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि जहाँ से कर्म भूमि रही है, जहाँ से विधायक रहे हैं, जहाँ जी, से जी। एमएलसी रहे हैं, वहाँ हम जन जन को जानते हैं और हम जनता के लोग मुझे जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं हमारी क्या कार्यशैली रही, हमने कितने काम किए हैं, हमने कैसे कैसे हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया है, हमने कैसे हर गांव में रोड पहुंचाने का काम किया है, हमने हर गांव में विद्यालय बनवाने का काम किया है। और खुद मैंने इंटर कॉलेज डिग्री का आज खोल करके लोगों के लिए एक पढ़ाई का रास्ता प्रशस्त करने का काम किया है। तो हमारा प्रयास रहा है कि यहाँ के लोग खुशहाल रहें, आगे बढ़े, तरक्की करें। लेकिन एक मैं जरूर बात कहूँगा कि यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है, जी पचपेड़ी घाट का पुल। जी अगर पचपेड़ी घाट का पुल बन जाता जी तो यहाँ की दूरी केवल 37 किलोमीटर रह जाएगी। निगासन से जनपद की दूरी केवल 37 किलोमीटर रह जाएगी। जैसे यहाँ से 37 किलोमीटर पलिया है तो 37 किलोमीटर दूरी लखीमपुर की रह जाएगी। जब हम विधायक थे, जी 15 महीने के बाद सरकार समाजवादी पार्टी बन गई, नेताजी मुख्यमंत्री बन गए, जी तो मैंने, और माननीय शिवपाल यादव जी उस समय पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हुआ करते थे, कैबिनेट मंत्री थे। जी मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठा करके इस प्रस्ताव को रखा था जी कि ये सीधा पुल बना दिया जाए। जी आज भी वो चिट्ठी मेरे पास उपलब्ध है। जी मैंने मिला था पीछे में माननीय शिवपाल जी से, तो हमने जी। कहा था कि
आपने हमारी चिट्ठी जो है प्रस्ताव बना करके दिल्ली भेज दिया था। जी मतलब यूपी सरकार ने उस प्रस्ताव को माना जी। और बजट चूंकि पुल 7-8 किलोमीटर लंबा था जी तो सरकार ने दिल्ली को भेज दिया था। हमारे पास लेटर आया था कि आपके प्रस्ताव को हमने दिल्ली भेज दिया है जी। और ये काम होना चाहिए। तो अगर ये हो जाता जी तो कितना बड़ा नाम होता। इसलिए हमारी हमेशा प्राथमिकता रहेगी, जी। जब भी विधायक बनूं या समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि प्राथमिकता के आधार पर पचपेड़ी घाट का पुल सबसे पहला काम हमारा होगा। अगर ये बनेगा तो पूरे क्षेत्र के लोगों को बहुत सहूलियत हो जाएगी और दूरी बहुत कम हो जाएगी, तब से पेट्रोल डीजल लोगों बचेगा। यानी नेताजी ये माना जाए कि आपका जो 2027 का चुनाव होगा, अगर आप प्रत्याशी बनते हैं तो आप एक बार फिर से पचपेड़ी घाट के मुद्दे को ऊपर लेके आएंगे। इवन नेताजी बहुत बड़ा कमिटमेंट आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक चीज़ भी देखी है कि खीरी लोकसभा के सांसद रहे, उनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में बनाया गया और वो स्वयं भी विधायक रहे। जब वो स्वयं विधायक रहे, वो भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन उनका पूरा कार्यकाल निपट गया, वो चुनाव भी हार गए, ये पचपेड़ी घाट का मुद्दा रह नहीं गया। इवन अब ये भी सर कहा जा रहा है मीडिया में कि पचपेड़ी घाट का मुद्दा या इस पुल को बनने के बाद कभी दिल्ली तक पहुंची ही नहीं। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है जो मैंने अभी कहा कि माननीय नेताजी उस समय मुख्यमंत्री थे और मैंने इस प्रस्ताव को विधानसभा में उठाया था। हमारा प्रस्ताव दिल्ली भेजा गया था, उस प्रस्ताव मेरे पास आज भी मौजूद है। इसलिए हमारी प्राथमिकता होगी कि एक बड़ा काम अगर होगा तो पूरे क्षेत्र के लोगों का लाभ होगा। और जहां तक रोडों की बात है, आप देख रहे हैं कि तिकोनिया तक रोड अब जाकर के चौड़ीकरण का काम उसमें शुरू हुआ है। भाई डबल इंजन की सरकार थी, निश्चित रूप से जी ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जी जी। लेकिन अब जाकर के मैं अभी जाता हूँ, तिकोनिया गया था, तो अब चौड़ीकरण का काम शुरू है। उम्मीद है कि वो रोड चौड़ी हो जाएगी, बन जाएगी। अभी भी निगासन चूंकि बाढ़ क्षेत्र का क्षेत्र है जी, दो नदियों का बीच का क्षेत्र है जी, शारदा घाघरा के बीच का क्षेत्र है, तो यहाँ बाढ़ से बहुत ज्यादा गांव प्रभावित होते हैं जी। और बरसात के दिनों में ज्यादातर डामर की रोडें कट जाती हैं, टूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो उन रोडों की रिपेयरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी भी गांव तक जाने के रास्ते बहुत खराब हो चुके हैं। उन रास्तों को प्राथमिकता के आधार पर बनवाने की जरूरत है, इसलिए उस पर भी काम करना होगा। और साथ ही साथ यहाँ गन्ने की फसल पे, पूरा क्षेत्र गन्ने की फसल पे हम किसान यहाँ आधारित हैं। जी जी। गन्ने की फसल अगर अच्छी नहीं होती तो किसान बर्बाद हो जाता है जी। और इस बार भी जैसे बाढ़ आई, पहले तमाम गन्ना जो छोटा छोटा गन्ना था वो चला गया था, बाढ़ से प्रभावित हुआ था, केला प्रभावित हुआ था। उसके नुकसान की भरपाई सरकार ने ईमानदारी से नहीं किया, जिससे तमाम लोग किसान परेशान हो गए। जी। जिनके बच्चे स्कूलों में बंद थे, तमाम लोगों की पढ़ाई बंद हो गई जी, बच्चों की। इसलिए यहाँ प्राथमिकता के आधार पर जो बाढ़ है, वो बाढ़ से निजात कैसे क्षेत्र को मिले, इस पे काम करना होगा जी। साथ ही साथ जिनकी फसलों को नुकसान होता है, ईमानदारी से सरकार उनकी फसलों का भरपूर मुआवजा दे, जिससे किसान गरीबी के कगार पर न जाने पाए, आत्महत्या के लिए मजबूर ना हो। ऐसी तमाम सारी योजनाओं की जरूरत है यहाँ काम करने के लिए। और अभी भी विद्यालय, जैसे प्राइमरी विद्यालय तो गांव गांव लगभग खुल गए हैं। जी जी। लेकिन अभी भी हर 10 गांव के बाद इंटर कॉलेज, हाई स्कूल कॉलेज की खोलने की जरूरत है, आवश्यकता है। अभी भी दूर दराज लड़कियां नहीं जा पाती हैं। जी। जैसे बच्चे तो चले जाते हैं, छात्र चले जाते हैं, लेकिन छात्राएं अभी भी दूर पढ़ने के लिए नहीं जा पाती, जिनसे वो उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। जी। तो यहाँ डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज की अभी भी कमी है। अगर वो हर 10 गांव में, 12 गांव में इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज खुलवा दे सरकार, तो निश्चित रूप से लड़कियां भी पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगी, वो भी मुख्य धारा में आ सकेंगी। नेताजी, एक चीज और देखी जाती है कि
जब एक सवाल और बनता है कि जब आप 2002 से 2007 के बीच में विधायक थे, हर एक नेता की अपनी एक टीम होती है। उस समय जो आपकी टीम थी बहुजन समाज पार्टी की, ऑलमोस्ट उनमें से अधिकतम लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उनमें से अधिकतम लोग अब बहुजन समाज पार्टी में नहीं हैं, लेकिन वो आपके साथ नहीं दिखते हैं। देखिए, जो पुरानी टीम थी, चूंकि मैं जब चुनाव यहाँ लड़ने आया था तो कोरोना से उठ के आया था, कोरोना से लड़ के आया था जी, कोरोना से बच के आया था जी। तो उस समय मैं जब चलता था तो मुझे खुद भीड़ में घुसने से डर लगता था कि कहीं कोई धक्का न दे जी। तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था जी उस चुनाव में, लेकिन धीरे धीरे करके पूरी रिकवरी हुई है। और हम जो पुरानी पार्टी थी अपनी, उन लोगों से मिल नहीं पाया था जी। हमको समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों से मिलवाया जी। और चूंकि हमारे लिए पार्टी नहीं थी जी जी, हम उनके हिसाब से चुनाव लड़ते जी, उनके हिसाब से घूमते थे, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता ही नेता को चुनाव लड़ाता है। बिल्कुल, अकेला प्रत्याशी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, पार्टी कार्यकर्ता ही सब कुछ होता है, वही बूथ को बस्ता उठाता है, वही बूथ पे बस्ता लगाता है, वही सब कुछ करता है, पोल करवाता है। इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमको पूरी मजबूती से लड़ाया समाज में। और हम पिछली पार्टी जो बीएसपी के हमारे वर्कर थे, जो हमारे नजदीकी लोग थे, जिनके हमने काम किए थे, उनसे सबसे हम निश्चित रूप से नहीं मिल पाए थे। लेकिन आज मुझे 4 साल का मौका मिला चुनाव हारने के बाद। 4 साल से मैं लगातार क्षेत्र में हूँ और जो हमारी पुरानी टीम है, आज सारे लोग हमारे संपर्क में हैं जी। पिछली बार नहीं जा पाए थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे खास लोग थे, उन्होंने हमारी मदद की थी। ऐसा नहीं कि मैं 86-87 या रोड पाया था जी, तो उन्होंने मदद की थी। समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने लग करके पूरी मदद की, सब समाज लोगों ने मदद की, जिसका नतीजा था मैं इतना वोट पाया था। लेकिन बीएसपी के प्रत्याशी बढ़िया चुनाव नहीं लड़ पाए थे जी, उनको बहुत कम वोट मिले थे, जिनके नाते कुछ बीएसपी का वोट भाजपा को ट्रांसफर हो गया था जी। ये भी सच्चाई है जी। और जिस कारण से भी ट्रांसफर हुआ हो जी, जो भी रहा होगा, कुछ वोट उधर भी ट्रांसफर हो गया था। बीएसपी को, बीएसपी प्रत्याशी को पूरा नहीं मिला था, इससे भी समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था। लेकिन ये सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज हमारे नेता हैं और हम पूरी ताकत लगा देंगे 2027 में उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में। जितना भी मुझसे मन पड़ेगा पूरे प्रदेश में घूमूंगा, दौड़ा करूंगा निकासन के साथ साथ, और अपने समाज के साथ साथ पूरा पीडीए में जाकर के काम करूंगा और लोगों से प्रेरित करूंगा, क्योंकि वाकई में माननीय अखिलेश जी बहुत अच्छे नेता हैं। हर व्यक्ति से इजिली अवेलेबल हैं, जब चाहो आप उनसे मिल सकते हो। कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, जो जाता है मिलने वो आसानी से मिल लेता है। इतने अच्छे नेता हैं वो, इतने अच्छा नेता कोई नहीं हो सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही जी, लेकिन एक न एक दिन वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हमारा विचार है, ऐसा मैं सोचता हूं। तो आप नेताजी ये भी मानते हैं कि जो इंडिया अलायंस है, जिसको इंडिया अलायंस भी कहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा नेता अखिलेश जी को मानते हैं? कोई दो राय नहीं है। हम इस पर भी आएंगे, रैपिड फायर भी करेंगे। आपने कहा 2027 में हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, चाहे उसके लिए 1993 की तरह एसपी और बीएसपी का गठबंधन भी करना पड़े, क्योंकि वो दौर था जब 1990 में राम मंदिर आंदोलन का एक बड़ा दौर चल रहा था, बड़ा आंदोलन था। भाजपा को सत्ता से बाहर कर पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। हालांकि बार बार उस समय मध्यावधि चुनाव हो रहे थे और आपकी उम्र और आपका राजनीतिक तजुर्बा भी बहुत है, हमसे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर नज़र रख चुके होंगे। उस समय आप 90s की भी राजनीति देख रहे होंगे। एक नारा आया, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 93 में जो चुनाव होता है उसमें इसको दलित और पिछड़ा महासम्मेलन हुए, एकता हुई, उसका नतीजा भी ये निकला कि भाजपा सत्ता से बाहर हुई। आज पूरे देश के अंदर एक माहौल है, सभी राजनीतिक दल इस बात को लेके अकेले में भी चिंतित हैं और सामूहिक रूप से भी चिंतित हैं कि भाजपा को कैसे हटाया जाए। इस समय मुझे लगता है कि हर नेता की यही चिंता है कि अपने अपने राजनीतिक दल को बचाना, क्योंकि कई तरीके के आरोप विपक्ष की तरफ से लगते हैं।
तो क्या कुछ ऐसी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है 27 के लिए कि एसपी, बीएसपी, कांग्रेस या अन्य छोटे राजनीतिक दल भी गठबंधन में आएंगे? और खास करके मैं एसपी प्लस बीएसपी गठबंधन पे आपसे सवाल पूछता हूँ, क्योंकि आप राष्ट्रीय सचिव हैं, आप पूरे प्रदेश की राजनीति का हिस्सा भी रहते हैं, तो इस पे आपका अपना क्या ओपिनियन है? देखिए, जहां तक गठबंधन की बात है, ये बड़ा सवाल है आपका। गठबंधन किससे करना है, किससे नहीं करना है, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फैसला लेना है। लेकिन ये सच्चाई है कि तमाम जो छोटे छोटे दल हैं जी, जो समान विचारधारा के लोग हैं जी, अगर वो साथ आ जाएं, इससे बढ़िया बात तो नहीं हो सकती। लेकिन किसको साथ लेना है, किसको साथ नहीं लेना है, इसका अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है। जो तय करेंगे वो हम सब कार्यकर्ता हैं, उनकी बात मानेंगे और उस पर काम करेंगे। 2019 में भी उसका एक बानगी देखने को मिली। लोकसभा चुनाव हो रहा था, एसपी बीएसपी गठबंधन हुआ, बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि ये बुआ बबुआ का गठबंधन है। नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ, उनके सिर्फ 5 सांसद जीते और उनके अपने जो फैमिली मेंबर्स लड़ रहे थे वही अपनी सीट बचा पाए। या यूँ कहें कि नरेंद्र मोदी की आंधी थी पूरे देश के अंदर। बहुजन समाज पार्टी को नेताजी उस समय 10 सीटें आ गई। देखिए, किसी की आंधी नहीं थी, किसी की आंधी नहीं थी कि वो चुनाव तो मैं खुद भी लड़ा था जी, सलेमपुर देवरिया से। जी, चूंकि समय कम मिला था, गठबंधन जब हुआ जी, तो चुनाव के एंड वक्त पे हुआ जी, और समय कम मिला था। जी, कार्यकर्ता नीचे तक गठबंधन नहीं कर पाए थे। जी, सपा बसपा के जो नीचे तक वर्कर थे, बूथ स्तर तक वर्कर थे, जी, जी, वो आपस में बढ़िया तालमेल नहीं हो पाया था, जी, जिसका नतीजा है वो रिजल्ट। जी, अगर यही 1 साल पहले गठबंधन हो गया होता जी, और नीचे कार्यकर्ताओं में बढ़िया तालमेल बन गया होता, जी, तो समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन तो भाजपा साफ हो गई होती जी, पूरे प्रदेश में। इतना अच्छा गठबंधन होता, जैसा 1993 में हुआ था। कोई दो राय नहीं। लेकिन समय कम मिला था, बताता हूँ, वक्त कम मिला था। जी, नीचे तक गठबंधन नहीं पहुंच पाया था वर्कर्स में, जी, आपस में भाईचारा इतना बढ़िया नहीं बन पाया था जितना बनना चाहिए था। अगर समय 1 साल पहले और बन जाता, मिल जाता, तो वो गठबंधन 1 नंबर पूरे प्रदेश में होता और भाजपा साफ हो गई होती। साफ हो गई होती। नेताजी, आप पूरा प्रदेश देखते हैं, पश्चिम से लेकर पूरब तक आपने दोनों राजनीतिक दलों में बड़े बड़े पदों पर काम किया है। अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है, जो पीडीए का फॉर्मूला है, उधर भारतीय जनता पार्टी का नारा है। क्योंकि इस वक्त पूरे प्रदेश में मैं 2 ही पार्टियों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि आमने सामने की लड़ाई है। एक विचार इस तरफ है, दूसरा विचार उस तरफ है। अब विचार के पीछे लाभ और सत्ता का लालच जुड़ सकता है, लेकिन सपा वर्सेस भाजपा की लड़ाई है। सपा पीडीए की बात कर रही है, भाजपा जातियों को तोड़कर एक माले में पिरोकर एक धर्म की बात कर रही है कि हिंदुत्व एकता, सनातन एकता। तमाम विपक्ष के आरोप हैं कि तमाम साधु संत महात्मा लोग भी उनके पीछे रैलियां करते हैं, आयोजन करते हैं और इवन अपनी कथाओं में भी वोट मांग लेते हैं। कैसे इस धर्म के तिलिस्म को जातीय तिलिस्म से आप लोग कैसे तोड़ पाएंगे? क्या एजेंडा है इसके पीछे आपका? देखिए, दलित पिछड़ा पीडीए जो है, जिस दिन अपने अधिकार की बात सोच लेगा जी, कि हम इतनी संख्या में हैं और हमको धर्म के नाम पर गुमराह किया जाता है, पढ़े लिखे लोग गुमराह हो जाते हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। ये 3रा टर्म है भारतीय जनता पार्टी का। इन्होंने तमाम सारे वादे किए कि हम विदेशों में जमा काला धन लाएंगे, गरीब का खाता खुलवा करके 15-15 लाख रुपए जमा कराएंगे। इनका वो वादा पूरा नहीं हुआ। कहते थे हम 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देंगे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवानों को। क्या इतने सालों में 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष दिया होता तो 12-13 करोड़ नौकरी लोग पा गए होते नौजवान। बिल्कुल। वो नौकरी नहीं दी इन्होंने।
कहते हैं किसान की आमदनी हम 2 गुना कर देंगे। निगासन क्षेत्र तो किसान, टोटल किसान रहता है जी। किस किसान की आमदनी 2 गुनी हो गई डबल इंजन सरकार में। तो इन्होंने जितने भी वादे किए थे सब झूठ बोले। जब चुनाव आता तो केवल हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात तो करते ही नहीं है। इसलिए जनता के लोग ज्यादा दिन तक इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि लोग जब डेवलपमेंट होगा, शिक्षा आगे बढ़ेगी, संविधान बचेगा, तभी तो लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी बच्चे पढ़ पाएंगे। ये कहां पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं? ये तो पढ़ाई लिखाई के नाम पर कई हजार विद्यालय बंद कर दिए प्राइमरी। बताइए, तो संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में अधिकार मिला हुआ हर व्यक्ति को पढ़ने का, इन्होंने विद्यालय बंद कर दिए। और जितने विद्यालय बंद कर दिए उससे कहीं अधिक दारू दुकानें खुलवा दी। अब बताइए, तो चाहते हैं कि गरीब पीढ़ी के बच्चे पढ़े लिखे ना, दारू पीने मस्त रहे, हमको वोट देते रहे। ये मानसिकता है इनकी। ये तो पीढ़ी के लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, केवल धर्म को बात करके लोग वोट लेना चाहते हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। एक अमेरिका का प्रधान राष्ट्रपति है, तमाम सारे देश है विदेशों में, जहां के लोग सोचते हैं कि हमारा देश है कैसे आगे बढ़े, हम इस पे कब्जा कर ले, उस पे कब्जा कर ले, कैसे आगे बढ़ा ले जाएं। तो आपने देखा है ना। इसलिए गरीब का भला समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तभी बन सकता है। विद्यालय जो बंद हो रहे हैं वो फिर से खुलेंगे, संविधान बचेगा, बच्चों की नौकरी मिलेगी। ये तभी संभव है जब समाजवादी पार्टी की सरकार बने। लेकिन भाजपा तो कहती है हम 88 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ में से 88 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं, हमने आवास दिया, हमने शौचालय दिया, हमने रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और तमाम तरीके का, अभी जैसे उन्होंने मनरेगा का नाम बदल दिया, उन्होंने कहा कि हम रोजगार सृजन भी कर रहे हैं, तमाम सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। कैसे पीडीए का फार्मूला इस पूरे तिलिस्म को कैसे तोड़ पाएगा? लेकिन आम आदमी के बच्चे, चाहे दलित हों, बैकवर्ड हों, अपर कास्ट के बच्चे हों, गरीब बच्चे हों, सब लोग चाहते हैं कि हमको नौकरी मिले। 5 किलो गेहूं हमको नहीं चाहिए, 5 किलो गेहूं दे करके हमको आप भिखारी बना रहे हैं। अगर हमको आप रोजगार दे दो, हमारे बच्चों को नौकरी दे दो, बढ़िया सर्विस दे दो, तो वो कमा खा लेंगे। वो 5 किलो क्या 50 किलो राशन उनको मिल जाएगा। लेकिन 5 किलो राशन देकर के कहां किसको लाभ मिल रहा है? वो तो और अपाहिज हो जा रहे हैं। आपके हिसाब से ये मुफ्त की जो रेवड़ी है इसको बंद करना चाहिए और लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहिए। और क्या, सबको नौकरी दे, 5 किलो राशन न दे करके नौकरी देना शुरू कर दे सबको। हर परिवार में एक नौकरी दे दें, अभी हर परिवार खुशहाल हो जाएगा। नेताजी, ये वादा तो किया था तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर, वो भी आपके इंडिया अलायंस के ही पार्टनर हैं, उनको भी लोगों ने वहां नकार दिया। उन्होंने नौकरी देने का वादा किया, उन्होंने बीजेपी की हर वैचारिक लड़ाई का भी विरोध किया। क्या वजह क्या रहती है कि समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, आम जनता को अपनी बात समझाने में सफल क्यों नहीं हो पा रहे? हो सकता है कि जनता को भी यही अच्छा लग रहा हो कि मंदिर मंदिर घूमना, मंदिर बनाना और धार्मिक राजनीति करना, धर्म और जाति में उलझाना। ये देश की जनता हम लोगों के लिए भगवान है जी। अब उनके मन में क्या चल रहा है ये हम लोग तो नहीं देख सकते हैं जी, लेकिन हमारा प्रयास तो होगा है कि हर घर को नौकरी मिले। ये प्रयास तो किया जा सकता ना कि हर परिवार में कम से कम एक नौकरी मिल जाए जी। स्कूल खोले तो हर घर के बच्चे जब पढ़े लिखेंगे तभी नौकरी मिलेगी, निश्चित है, तभी संविधान बचेगा। तो प्रयास तो समाजवादी पार्टी या जो भी है लोग करना चाहते हैं। बिल्कुल। नेताजी, अभी जनता का निर्णय तो सिर माथे पे है, जो जनता निर्णय करती है उसको स्वीकार करना होता है। जिस वक्त राम मंदिर आंदोलन चल रहा था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे सबाब पे थी। अब तो उन्होंने राम मंदिर बना के इस देश के लोगों को सौंप भी दिया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना
वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री के रूप में माना जाता है कि कोई राम मंदिर टूटा, उस समय बहुत कुछ हुआ। वो पूरे घटनाक्रम पे हम विस्तृत रूप में नहीं जाएंगे, लेकिन जिस समय जिस चुनाव में राम मंदिर को सौंपा गया है उत्तर प्रदेश के लोगों को, उसके बाद पहला विधानसभा चुनाव 2027 में होने जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता इतनी बड़ी सौगात को ठुकरा के समाजवादी पार्टी को सरकार में लाएगी, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिताजी के ऊपर एक आरोप भी लगाया जाता है राम मंदिर को लेकर के, और उनको मुल्ला मुलायम तक की संज्ञा दे दी गई थी मुलायम सिंह यादव जी को। तो ऐसे में क्या जनता एक बार फिर से आप लोगों को स्वीकार करेगी? देखिए, जिस समय नेताजी के बारे में कहा जाता है गोली चलवा दी, उस समय नृपेंद्र मिश्रा जी थे जिन्होंने गोली चलवाई थी, उन्होंने आदेश दिया था जी। और आज वो मंदिर कमेटी के संरक्षक हैं जी, सर्वे सर्वा हैं जी, इसलिए ये आरोप लगाना तो गलत है। जी, भगवान राम हम सब हिंदू भाइयों के आराध्य हैं, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन जब क्षेत्र में विकास होगा, जी, विद्यालय खुलेंगे, इंटर डिग्री कॉलेज खुलेंगे, विश्वविद्यालय खुलेंगे, अच्छे अस्पताल बनेंगे, जी, डेवलपमेंट विकास तो तभी होगा। तो पूजा पाठ के साथ साथ कर्म भी करना पड़ेगा, तभी तो देश बचेगा ना, नेताजी तभी देश आगे बढ़ेगा। मैं कहता रहा हूं कि पूजा हम सब लोग करते हैं जी, लेकिन उसके साथ साथ कर्म भी तो करना पड़ेगा। पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा, जी, जी, नौकरी के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जी, हम केवल ये कह करके बैठ जाए, कुछ न करें, जी, जी, तो क्या भगवान ने थोड़ी रास्ता दिखा दिया है कि हम कुछ करें ना, हमको बगैर कुछ किए बन जाएगा? वर्क इज वर्क। वो भी तो चाहते हैं कि हम लोग कुछ करें। बिल्कुल, बिल्कुल। नेताजी, पॉडकास्ट समापन की ओर ले चलते हैं। अंत में 2 सवाल और रहते हैं। अगर आप इस समय सोशल मीडिया का दौर देखें या टीवी मीडिया पे भी देखें, तो 2 मुद्दे बहुत बढ़ चढ़कर इस समय ट्रेंड कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य जी के अपमान के विषय में बात करेंगे, और वो एक मुद्दा विपक्ष के लिए बहुत अच्छा मुद्दा भी मिल गया है, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही 2 खेमे में बढ़ती नजर आ रही है। जहाँ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी उन्हें भगवान आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं, वहीं जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने नोटिस भेज दिया कि आप ये पहले सिद्ध करो कि शंकराचार्य हो कि नहीं हो, और क्यों ना आपका स्थान भी माघ मेले से खाली करा दिया जाए। विपक्ष और देश के तमाम राजनीतिक दल, तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी की सरकार पर कि जो राजनीतिक दल हिंदुत्व के नाम पर, पूजा पाठ, संत महात्माओं के नाम पर सरकार बना लेती है, चुनाव जीत लेती है, वही शंकराचार्य का अपमान करती, उन्हें नहाने नहीं देती है माघ मेले में। देखिए, माघ मेले में जो प्रथा चली आ रही थी, आदि शंकराचार्य जी वहाँ जाते हैं, सबसे पहले उनका स्नान होता है जी, तो उनका सम्मान तो करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एक हिसाब से साधु ही हैं, संत परंपरा से आते संत हैं। परंपरा के हैं। तो जितना अच्छा वो उनके बारे में जान सकते हैं, जी, हम लोग नहीं जान सकते हैं, वो ज्ञानी हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बारे में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी बात रख चुके हैं। जी, इसमें अपने स्तर से हम लोग बोलना बहुत उचित नहीं होगा, जी, लेकिन शंकराचार्य जी का अपमान अच्छी बात नहीं है, उनका सम्मान करना चाहिए, हम सभी को सम्मान करना चाहिए। एक अंतिम सवाल नेताजी, एक यूजीसी मुद्दा एक ट्रेंड कर रहा है, जो उच्च शिक्षण संस्थानों में एक यूजीसी एक्ट 2026 अभी 13 जनवरी को संशोधित होकर के नया आया है, और वो एक्ट भी जो हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला और एक लड़की डॉक्टर थी, उसकी मृत्यु के बाद उन दोनों की माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया था कि इस एक्ट में आप संशोधन करिए। तो उस एक्ट का नेताजी क्या है कि जो नया संशोधन होकर आया है, उसमें अगर OBC, SC, ST वर्ग के किसी छात्र का यह आरोप होता है कि उसको किसी अपर कास्ट के किसी छात्र द्वारा, ना कि छात्र, अगर उस उच्च शिक्षण संस्थान का कोई एडमिनिस्ट्रेशन का क्लर्क है, कोई प्रोफेसर है, कोई स्टाफ है,
वो किसी तरीके से अगर निम्न वर्ग के किसी छात्र का शोषण करता है या उसको किसी तरीके से परेशान करता है, तो बिना किसी जांच के जिसके खिलाफ शिकायत है उसको सीधे दंड दिया जाएगा। और इस समय जो सवर्ण वर्ग है पूरे देश का इसके खिलाफ जुट रहा है, सोशल मीडिया से लेकर तमाम सड़कों तक, मैदानों तक इसके खिलाफ आ रहा है, और इसमें भी बीजेपी सरकार के खिलाफ ही लोग खड़े हो रहे हैं। इसमें कोई स्टैंड लेती है समाजवादी पार्टी? देखिए, इस मुद्दे को चूंकि आप बता रहे हैं, हमने इसको नहीं पढ़ा है अभी जी, इसलिए इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। नेताजी, एक अंतिम सवाल ये रहेगा कि आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो अब स्वर्गीय हैं, इन दोनों में से जुझारू नेता किसको मानते हैं कि जिन विपरीत परिस्थितियों ने मुलायम सिंह यादव जी ने पार्टी को खड़ा किया, फंड कलेक्ट किया, लोगों को जोड़ा, जनता से कनेक्ट किया, क्या आज अखिलेश यादव उस परिपार्टी को कंप्लीट तरीके से चला पा रहे हैं? दोनों में जुझारू नेता की संज्ञा किसको देंगे आप? देखिए, नेताजी बहुत जुझारू रहे हैं और देश के बड़े नेता रहे हैं, और जो पिछड़ों को आरक्षण मिला था, मंडल आयोग की सिफारिश से लागू हुई थी जी, उसमें नेताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रदेश के डेवलपमेंट में भी नेताजी का बड़ा योगदान रहा है, स्वास्थ्य में बड़ा योगदान उनका रहा है जी। जैसे सेना में की जवान की मृत्यु होती थी, उनके घर तक उनकी बॉडी को पहुंचाने का जी, नेताजी की देन है कि बॉडी जवान की पहुंचती, शहीद की बॉडी पहुंचती है। बिल्कुल। तो नेताजी ने बहुत काम किया है, लेकिन हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी की छवि जो है नेताजी के अंदर ही देखते हैं जी, बिल्कुल हूबहू जैसे नेताजी ने काम करते थे, संघर्ष करते थे जी, उसी पद चिन्हों पर चल करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी भी काम करते हैं। कहीं से कोई कमी नहीं दिखती है, बल्कि और दो हाथ बढ़ करके संघर्ष करने का काम करते हैं। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती समय में से निकालकर जो समय आज द रियल टॉक शो को दिया। हमने बहुत सारी राजनीतिक और बहुत सारे सामाजिक विमर्श पर आपसे बातचीत किया। आपने बहुत बखूबी, बहुत मुखरता से अधिकतम सवालों का जवाब दिया। एक दो सवालों पर ज़रूर आप थोड़े बचते नज़र आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।